सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब का वो वक्तव्य जिसे बम्बई प्रेसिडेंसी में दलित वर्ग की शिक्षा की स्थिति के बारे में भारतीय संवैधानिक आयोग को बहिष्कृत हितकारिणी सभा दलित वर्ग संस्थान बम्बई की ओर से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर MA PhD DLC बार एट लॉ सदस्य विधान परिषद बम्बई ने दिया। मेरे साथियों, यहाँ टिप्पणी के रूप में लिखा है कि इस वक्तव्य में पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग वाक्यांश एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। तो आज के अम्बेडकर संदेश में हम जानेंगे 1813 से लेकर 1854 के बीच दलित वर्ग की शिक्षा की क्या स्थिति थी। ये जानना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। आज का अम्बेडकर संदेश बिना विलंब के हम दलित वर्ग की शिक्षा को लेकर शुरू करते हैं। बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से बाबा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से आज का अम्बेडकर संदेश पेज नंबर 112 से लेकर 114 तक हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बाबा लिखते हैं, 1813 से 1854 के बीच की स्थिति को बयां करते हैं और कहते हैं कि कहा जा सकता है कि बम्बई प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश शासन के दौरान 1815 में बम्बई शिक्षा समिति की स्थापना शुरू हुई थी। यानी कि बम्बई शिक्षा समिति की स्थापना कब शुरू हुई थी? 1815 में। बाबा आगे कहते हैं, इस समिति ने यूरोपियन बच्चों की शिक्षा के लिए अपने प्रयास जारी नहीं रखे। सूरत और ठाणे में स्थानीय बच्चों को इस समिति के स्कूलों के लिए प्रोत्साहित किया गया और 1820 के प्रारंभ में बम्बई में स्थानीय बच्चों के लिए 4 पृथक स्कूल खोले गए। उनमें लगभग 250 विद्यार्थी थे। उसी साल अगस्त में स्थानीय बच्चों की शिक्षा के लिए और उपाय किए गए। स्थानीय भाषाओं में स्कूली पुस्तकें तैयार करने और स्थानीय स्कूलों की स्थापना या सहायता करने के लिए समिति ने एक विशेष समिति नियुक्त की, परंतु शीघ्र ही यह महसूस किया गया कि इस प्रयास का व्यापक क्षेत्र मुख्यतः गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए स्थापित समिति के उद्देश्यों से परे है और 1922 में समिति एक पृथक निगम बन गई। तदुपरांत इसका नाम बॉम्बे नेटिव स्कूल बुक एंड स्कूल सोसाइटी रखा गया। बाद में 1827 में इसका नाम बदलकर बम्बई नेटिव स्कूल सोसाइटी कर दिया गया। माननीय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन इस नई सोसाइटी के पहले प्रेसिडेंट थे। मुख्य न्यायाधिपति और बम्बई सरकार की कार्यकारी परिषद के 3 सदस्यों को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और प्रबंध समिति में 12 यूरोपियन और 12 भारतीय सदस्य थे, जिनमें कैप्टन जॉर्ज जेरविस RE और सदाशिव काशीनाथ छत्रे को सचिव बनाया गया। सोसाइटी ने अपना कार्य सरकार से मिलने वाले 600 रुपये प्रतिमाह के अनुदान से प्रारंभ किया। 1825 तथा बम्बई सरकार ने भी अपने खर्चे से जिलों के कस्बों में प्राथमिक स्कूल खोले और उन्हें कलेक्टर के अधीन रखा। 1840 में इन 2 स्वतंत्र संस्थाओं की गतिविधियों में तालमेल रखने के लिए 6 सदस्यों का शिक्षा बोर्ड बनाया गया, जिसमें 3 सदस्य सरकार द्वारा 3 देसी नेटिव एजुकेशन सोसाइटी द्वारा नियुक्त किए गए। ये बोर्ड 1855 में जन शिक्षा के निदेशक की नियुक्ति तक शिक्षा विभाग का प्रभारी था। बस आगे कहते हैं कि 1 मार्च 1856 को जब ये बोर्ड भंग हुआ तो बम्बई प्रेसिडेंसी में 15 अंग्रेजी कॉलेज और स्कूल थे, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 2800 अर्थात 2850 थी। वहाँ 256 वर्नाक्युलर स्कूल थे, जिनकी छात्र संख्या 18,888 थी। इसी रिपोर्ट में बोर्ड ने कहा है, क्या कहा है जानना जरूरी है। 24 अगस्त 1855 में, मेरे साथियों जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 अगस्त 2025 है, ये संयोग की बात है कि 24 अगस्त का जिक्र यहाँ पर किया गया। 24 अगस्त 1855 में अहमदनगर के कुछ निवासियों से एक याचिका प्राप्त हुई, जिसमें छोटी जातियों की शिक्षा के लिए एक स्कूल की स्थापना करने और बाद में बनाए गए नए नियमों के अनुसार अध्यापकों को आधा वेतन देने का अनुरोध किया गया था। याचिकादाताओं ने स्कूल के एक कमरे का निर्माण कर लिया था और विद्यार्थियों की संख्या 30 बताई गई थी। इस प्रकार के स्कूल की स्थापना समृद्ध और सवर्ण जातियों के पूर्वाग्रह के आड़े आती थी और अल्प वेतन पर अध्यापक के मिलने में कुछ कठिनाई अनुभव हो रही थी। परंतु चूंकि याचिका इस विषय पर बात की अधिसूचना में दी गई शर्तों के अनुसार की गई थी,
हमने अनुरोध को तुरंत स्वीकार कर लिया और नवंबर में स्कूल खोल दिया गया। हमने विषय का मात्र उल्लेख किया है क्योंकि यह पहला अवसर है कि हमने इन जातियों के लिए स्कूल खोला है। बोर्ड के इस वक्तव्य से प्रेसिडेंसी में छोटी जातियों के लिए पहली बार स्कूल खोला गया था। यह प्रश्न उठता है कि 1855 से पूर्व दलित जातियों की शिक्षा के बारे में ब्रिटिश सरकार की क्या नीति थी। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व ये जरूरी है कि प्रेसिडेंसी में 1813 से लेकर 1855 के बीच की ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति के इतिहास पर दृष्टिपात किया जाए। मेरे सम्मानित साथियों, 1813 से 1855 ब्रिटिश नीति शिक्षा के बारे में क्या थी, इस बारे में बाबा साहब बताते हुए कहते हैं, पासा कहते हैं कि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि पेशवा सरकार के दौरान दलित जातियां शिक्षा से पूरी तरह वंचित थीं। राज्य शिक्षा के किसी भी विचार में वे शामिल नहीं थे। इसका कारण यह था कि पेशवा राज्य मन के सिद्धांतों पर आधारित धर्मतंत्र राज्य था। उसके अनुसार शूद्रों और अतिशूद्रों को शिक्षा विभाग की पिछड़ी जातियों के समकक्ष जातियों को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार भले ही रहा हो, किंतु शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। इतनी व्यवस्थाओं में जी रही दलित जातियों ने इस घृणित धर्मतंत्र के पतन पर राहत की सांस ली। ब्रिटिश शासन की स्थापना से दलित जातियों में उच्च आकांक्षाएं जगी। पहली बात यह है कि यह एक लोकतंत्र था जिसके बारे में वे सोचते थे कि इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है और सभी इंसान बराबर है। यदि लोकतंत्र अपने सिद्धांतों पर सही अर्थों में चले तो वह पेशवा के धर्मतंत्र के पूर्णतः विपरीत था। दूसरे दलित जातियों ने देश को जीतने में अंग्रेजों का साथ दिया था और उन्हें सहज विश्वास था कि इसके बदले में अंग्रेज विशेष रूप से नहीं तो कम से कम अन्य वर्गों के समान तो उनकी सहायता करेंगे ही। स्थानीय लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के प्रश्न पर अंग्रेज लंबे समय तक चुप्पी साधे रहे। हालांकि भारत के प्रशासन के उच्च अधिकारी भारत के लोगों में ज्ञान के प्रसार के अपने नैतिक दायित्व और उसकी प्रशासनिक आवश्यकता से पूरी तरह बेखबर नहीं थे, फिर भी 1813 तक सार्वजनिक रूप से सरकार के दायित्व के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई। 1813 में संविधि 53 जॉर्ज चतुर्थ अध्याय 155 की धारा 43 में संसद ने निर्णय दिया कि भारत के राजस्व में से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अनधिक अलग रखा जाएगा, जो भारत के साहित्य में आवश्यक सुधार करने और यहाँ के विद्वानों को प्रोत्साहन देने तथा भारत में राज्य क्षेत्रों में निवासियों में विज्ञान की शिक्षा का प्रसार करने में व्यय किया जाएगा। इस संविधि व्यवस्था के अंतर्गत कोई सुसंगत, सुदृढ़ और सुसंगठित प्रयास 1823 तक नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 3 जून 1814 के पत्र में 1813 की संविधि की धारा 43 के कार्यान्वयन के तरीके को निर्धारित करते हुए गवर्नर जनरल इन काउंसिल को निर्देश दिया था कि हिंदुओं में संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने से उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी जो संसद चाहती थी। परंतु जब स्थानीय लोगों में शिक्षा को एक सुदृढ़ और सुसंगठित आधार प्रदान करने हेतु संगत प्रयास किए गए तो दलित जातियों को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने जानबूझकर ये भी निर्णय दिया था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित रखी जाए। तो इस तरह से मेरे साथियों, जिन अंग्रेजों का साथ दलितों ने दिया, लेकिन दलित वर्ग यानी कि अस्पृश्य वर्ग ये चाहता था कि ये गवर्नमेंट, अंग्रेज सरकार उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगी और समान भागीदारी सुनिश्चित करेगी। लेकिन लंबे समय तक अंग्रेजों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इसलिए हमारी दलित वर्ग की जो जातियां हैं वो शिक्षा से वंचित रहीं। एक तरह से कहा जा सकता है कि अंग्रेजों ने भी पूर्व के शासकों की तरह अंग्रेजों ने भी दलित वर्ग के साथ धोखा ही किया। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश यहीं पर हम रोकना चाहेंगे। अगले अम्बेडकर संदेश को लेकर हम उपस्थित होंगे जल्द ही। आज इस निवेदन के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय हिंद। हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है
और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।